हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर अभी जो सीरीज कर रहे हैं, जो जल्द ही रिसेंट शुरू हुई है, वो है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों तीसरी क्लास है, यानी हमने 2 दिन पहले ही दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की है। तो जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं और जिन्हें इंडियन ज्योग्राफी करना है, तो मैं उनको जरूर प्रेफर करूंगा कि मेरी एक बार क्लास आप जरूर देखें। क्योंकि अगर आपको वास्तव में आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी अदर एग्जाम को अगर आप करना चाह रहे हैं और अच्छे से डिटेल से, और आप यूपीएससी का मेंस लिख पाएं, ऐसा आपको अगर फील हो या आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जो मैंने कराई है वो आप जरूर देखें। मैंने बहुत डिटेल से उसको कराया है। और देन अब जो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करा रहा हूं, उसको भी मैं बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से कराऊंगा, ताकि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे और आपको क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, तो इसको मैं ध्यान में रखकर आपको ये सारी चीजें करा रहा हूं और आपको बहुत बेनिफिट होगा, इस चीज को गारंटी दे रहा हूं। और आपको क्लास में पढ़ने में मजा भी आएगा, इस चीज को भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस आपको ध्यान से मेरी क्लास को करते रहना है। और मेरी क्लास को आपको क्या करना है, जो मैं नोट लिखवाता हूं आपको साथ साथ लिखते चलना है, तो आपका नोट्स बन जाएगा। मैं आपको लिखने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे नोट्स आपको बनाना है। बस आपको खाली क्लास देखना है, जैसा मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे आपको लिखते चलना है। ठीक है, तो आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा और आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हमें पढ़ना क्या होता। तो हमें 7 कॉन्टिनेंट है हमारे देश में। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, है ना, यूरोप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं ओशिनिया, या इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। तो ये जो है 7 महाद्वीप हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। जिसमें हमने कहा था कि जैसे कि हम लोग कोई, जैसे मान लो हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अभी पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कि कौन सा, किस देश में क्या कहते हैं, कोई जैसे कोई देश है उसमें मान लो 13 देश है, तो 13 देश में हम लोग को क्या करना है कि उसमें पहले क्या करना है हमें। देखो, जैसे मैंने कि आपको शुरू किया है यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मैंने अभी शुरू किया है। ठीक है, सॉरी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि हमको इसमें 2 चीजें पढ़नी है। किस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में कि हमको पढ़ना कैसे है। तो हमको पढ़ना इस तरीके से, तो हम लोग पहले इसका देखेंगे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरा देखेंगे फिजिकल पर्सपेक्टिव। फिजिकल यानी हम क्या करेंगे, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे, एक तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यानी राजनीतिक पक्ष, या उसका, है ना, वो क्या होता है, उसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों पॉलिटिकल या राजनीतिक पक्ष में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कोई देश है तो उसकी राजधानी क्या होगी। सेकंड, फिर उसके अंदर और क्या पढ़ेंगे, अगर कोई देश है तो उस देश में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होगा। जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच गुयाना में कोरो करके एक प्लेस पढ़ाया, तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्या है, वहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन तो वहां पर है। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कोई देश पढ़ेंगे, उस देश के अंतर्गत जो राजधानी उसकी है वो पढ़ेंगे, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो उसको पढ़ेंगे। यानी प्लेस, राजधानी और देश, इन 3 चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक चीज में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा हम लोग फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि इसमें जैसे हम आपको लेक पढ़ाएंगे, डेजर्ट पढ़ाएंगे, माउंटेन्स पढ़ाएंगे, रिवर्स पढ़ाएंगे, घास के मैदान पढ़ाएंगे। ये सारी चीज जो है ये क्या होगा, फिजिकल, इसका होगा, फिजिकल डायमेंशन होगा इसका। तो आप समझ गए कि हमको इसको 2 पार्ट में, तो पहले मैं आपको कराता हूं पहले पॉलिटिकल पढ़ाने का मतलब ये होता है कि क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाएगी कौन सा देश कहां पर है, उसकी राजधानी क्या है, तो आपको जब मैं आपको डेजर्ट पढ़ाऊंगा या लेक्स पढ़ाऊंगा या माउंटेन्स पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही उन देशों से परिचित रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से पहले हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे और फिर फिजिकल। तो जैसा कि आप पीछे की अगर जो भी पुराने बच्चे हैं उन्होंने देखा कि हमने क्या किया, पहले जो जैसे साउथ अमेरिका स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको उसमें 2 क्लास करा चुका हूं ऑलरेडी, आज इसकी तीसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास 2 क्लास में मैंने क्या कराया, तो मैंने आपको इन जो आपको सामने जो 13 देश दिख रहे हैं दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका का दोस्तों महाद्वीप क्या है दोस्तों, मैप है, और इसमें 13 देश हैं। इन 13 देशों को मैंने आपको पहले पढ़ाया कि कौन सा देश है, कहां पर है, क्या है, राजधानी क्या है, कौन सा प्लेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है।
ठीक है, तो आप इस चीज से परिचित हो चुके हैं। जो भी नए बच्चे हैं वो पीछे क्लास 2 देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम पूरा पढ़ा चुके हैं सारे देश के बारे में। अब हम आज क्या सुनेंगे, आज इसका हम लोग दक्षिण अमेरिका का जो फिजिकल डायमेंशन है उसको कब शुरू करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेग्स पढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। तो अब जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, बस अब आप समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना क्या है और हम क्या छूट गया आपका। तो आपका जो भी पीछे का मतलब छूटा है 2 क्लास आप कर ले। और इंडियन ज्योग्राफी की अगर जिसको सीरीज देखना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में क्या करूंगा, उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आप उसको एक एक करके वीडियो देख लेंगे। लगभग 81 या 82 क्लासेस मैंने उसमें कराई है और बहुत डिटेल से कराई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो पीछे क्लास है वो देखना है। दूसरी चीज, 2 क्लास छूटी है। और तीसरा, अब मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। और आपको एक काम और करना है, अगर किसी के पास ऐसा ऑक्सफोर्ड ऐसा देखो ऐसा एटलस होगा, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ते समय आपके पास एटलस जरूर हो, ऐसा कोई भी एटलस हो दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आपके ऑक्सफोर्ड का हो, आपके पास कोई भी एक एटलस हो, बस ऐसा एटलस हो जिसमें भारत या वर्ल्ड के मैप बने हो और उसमें कुछ बताया गया हो। इस तरीके का मैप आप एक एटलस खरीद लीजिएगा। और वो जब मैं जो जैसे अभी अब मैं साउथ अमेरिका पढ़ा रहा हूँ, तो साउथ अमेरिका खोलकर मेरे में तो दोस्तों 84-85 पेज में साउथ अमेरिका, आपके भी कोई कहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ इंडेक्स से आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर इंडेक्स है दोस्तों, उससे ढूंढ सकते हैं, पेज नंबर भी रहता है। तो वहां पर आप खोल के उसको और अपने मेज के जस्ट सामने जहां पढ़ रहे हैं उसके उधर रख लीजिए, और आप एक पेन एक कॉपी ले लीजिए और साथ में नोट्स करते चलिए। और जो मैं कहूंगा कि ये वाला प्लेस देखो यहां पर है, तो आपको अपने एटलस में देखना, उसको कॉपी में नहीं बनाना, आपको एटलस में देखना। ठीक है, जब मैं बोलूंगा। ठीक बच्चों, तो अब आपको आराम से बस खाली मेरे साथ साथ पढ़ते चलना है। कहाँ रख दिया मैंने, हाँ ये। तो अब आप आराम से आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है और ध्यान से पढ़ते चलना है, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों साउथ अमेरिका का दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, और उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेग्स। तो अब हम सीधे डालेंगे लेग्स की हेडिंग। क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंट लेग्स। क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंट लेग्स, यानी महत्वपूर्ण झीलें। हिंदी वाले डालेंगे महत्वपूर्ण झीलें। उसी टॉपिक जहां से छूटा था आपका, जो पेज बचा होगा वहीं से शुरू करेंगे आप लोग, जो पहले से हैं। और बाकी जो भी लोग हैं वो नए पेज से भी शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट लेग्स, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण झीलें। ठीक है, जिसमें पहली जो लेक है दोस्तों वो आपको पढ़ना है लेक मराकाइबो। लेक हिंदी वाले भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम तो दोस्तों नाम ही होता है मराकाइबो। लेक मराकाइबो, MARACAIBO, लेक मराकाइबो। ठीक है, लेक मराकाइबो ये पहली लेक है। ठीक है, पहली लेक है। ठीक है दोस्तों, लेक मराकाइबो हिंदी में दोस्तों मराकाइबो झील, बस यही लिखना है। लेक मतलब झील होता है। और दोस्तों मराकाइबो नेम तो नाम रहेगा, चाहे वो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। चाहे मेरा नाम सुनील तो मेरा सुनील रहेगा, आपका राहुल है तो आपका राहुल। अब उसको आप फ्रेंच में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे नाम वही रहेगा, बस खाली भाषा बदल जाएगी, है ना। तो आपको लेक मराकाइबो में लेक मराकाइबो ही रहेगा। आप इस देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद, क्योंकि देखो इंग्लिश के टर्म है वो लोग अंग्रेजी, हम लोग भाई दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो वहाँ पर इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो वहाँ पर इंग्लिश के शब्द ही रहेंगे। अब उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो दिक्कत होगी आपको, तो इसी वजह से। और इतना कठिन भी नहीं है कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ यहाँ सुनना है। आप इसी तरीके धीरे धीरे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, छोटे छोटे शब्द लिखने हैं, जैसे मैं बोलूंगा इट इज अ लेगून लेक्स, तो क्या है, यह एक लेगून लेक है। अब इट इज अ, इससे थोड़ा सीखने को मिल जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेक मराकाइबो, अब आप जैसे कि मराकाइबो शब्द, जो भी पुराने बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मराकाइबो शब्द मैंने कहीं पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, तो जब मैंने आपको वेनेजुला पढ़ा रहा था। वेनेजुला मैंने आपको पढ़ाया था, ये वेनेजुला में दोस्तों क्या है, एक ऑयल पॉट है। मैंने पढ़ाया था आपको कि वेनेजुला में एक प्लेस मैंने पढ़ाया था मराकाइबो, वो क्या है, तो मराकाइबो दोस्तों क्या है, वो ऑयल पोर्ट है, यानी तेल बंदरगाह है, मैंने पीछे पढ़ाया था। तो अब ये आप समझ गए कि ये होगा कहां पर, तो ये किस कंट्री में है। देखो इस तरीके से आप एरो बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे किस कंट्री में है। तो कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, ये वेनेजुएला में है। ठीक है दोस्तों, ये वेनेजुएला में, हिंदी में देखो वेनेजुएला ऐसे लिखेंगे, वेनेजुएला। अब देखिए कोई दिक्कत थोड़ी ना, हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां पर है, वेनेजुएला में। ठीक है, कंट्री लिख ली। अब ये देखो इसका एक और क्या है, ये दोस्तों यह एक लेगून झील है। इट इज अ, यह एक लेगून झील है ना, यह लेगून झील है।
लिख लेंगे ऐसे करके, यह लेगून झील है। अभी मैं बताऊंगा ये कहां पर है, बस खाली अब पहले लिखेंगे, पहले लिख लेंगे फिर मैं बताऊंगा ये कहां पर है। यह लेगून झील है। लेगून झील क्या होते हैं, ये मैंने दोस्तों आपको इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। मैं लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, अभी रुक जाइए। लेगून झील है। तीसरा फैक्ट इसमें लिखेंगे, यह दक्षिण अमेरिका की, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। याद रखना, हर महाद्वीप की अपनी एक अलग बड़ी द्वीप होगी, और एक विश्व की सबसे बड़ी द्वीप होगी और झील होगी, और एक भारत की सबसे बड़ी झील होगी। तो ये अलग अलग फैक्ट है, इनको अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और महाद्वीप लिखना मत भूलिएगा, महाद्वीप झील है ना। तो इट इज अ लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। इट इज अ लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया, जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा। लेगून मतलब दोस्तों क्या होता है, लेगून को दोस्तों इंग्लिश में ही लेगून लिख लीजिएगा, LAGOON, लेगून, है ना, ठीक है। लेगून झील है, लेक्स है यानी। लेगून मतलब दोस्तों क्या होता है, ये समुद्र, हमेशा जो लेगून झीलें होंगी दोस्तों वो तट के किनारे होंगी। यहां पर समुद्र होगा, ये तट है तो यहां पर बनी होंगी, इस तरीके से आपको हमेशा लेगून झीलें इस तरीके आपको हमेशा समुद्र, क्यों, क्योंकि ये जैसे समुद्र की जो पानी है, जब लहरें आती, जब सुनामी आती है तो उसका पानी क्या होता है, तट के इधर आ जाता है। और वही क्या होता है, जब तट, मान लो कोई तट यहां पर ऊंचा है तो पानी समुद्र में नहीं मिल पाता। जैसे कि ये मान लो तट था, ये बराबर था, अब यही मान लो तट रहे ऊंचा और पानी उछल कर आया, पानी जब सुनामी आती है तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और तट से टकराकर दोस्तों क्या होता है, इधर पानी आ जाता है। अब ये पानी बहकर तो जाता है, लेकिन ऊंचाई होने के वजह से यहाँ पर तट पर ये पानी समुद्र में नहीं मिल पाता, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पानी भर जाता, और ये पानी दोस्तों खारा होता है, इसीलिए इनको लेगून झील बोलते हैं। जैसे आप केरल में जाएंगे तो उसको कयाल झील बोलते हैं, इनको कयाल बोला जाता है, ठीक है। तो लेगून झील हमेशा समुद्र के तट के किनारे बनेगी, इस चीज को याद रखना है। और ये समुद्र के खारे पानी से ही बनती हैं। जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और लहरें पानी तट पर चला जाता है, और तट की ऊंचाई कभी कभी क्या होती है, तट ऊंचा होता है और समुद्र, मान लो इधर से पानी गया, अब ये ऊंचा है तो यहां पर देखो, जैसे मान लो ये बराबर प्लेन रहा, अब पानी आया, उछल के प्लेन था तो फिर से समुद्र में चला गया पानी। लेकिन मान लो तट क्या है, ऐसा है, थोड़ा ऊंचा है, और पानी आया इस से सुनामी की तरह, खूब लहरें ऊंची उठी, पानी इधर आ गया। अब पानी इधर आया तो अब ये प्लेन होता, बराबर होता तो पानी ढनक के नीचे चला जाता है, लेकिन ये ऊंचा है थोड़ा तो पानी वहीं भर जाता है। पानी भर जाता है तो ये काफी कीचड़ सा हो जाता है, तो इसीलिए इसको लेगून झील बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, अब जब आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको पहली लेक्स पढ़ाई दोस्तों, लेक मराकाइबो कहां पर है, मेरे साथ बस आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। क्लास में ही याद करा दूंगा, दोबारा आपको रिवीजन बस खाली एक बार रात से सोने से पहले करना है, और कहीं से भी पढ़ना नहीं है, किसी रिसोर्स से नहीं पढ़ना, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना ही पढ़ लेना, ठीक है। लेक मराकाइबो वेनेजुला लेक में है, सॉरी वेनेजुला है कंट्री। कौन सी है, कैसी झील है, लेगून झील है। अभी मैं दिखाऊं कहां पर है, तो आप मैप में भी देखेंगे। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, इस चीज को याद रखना है। इट इज अ लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट इज अ लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये चीज आपने देख ली। अब इसमें ये मराकाइबो लेक के बारे में हो गया। अब इधर देखेंगे ये है कहां पर दोस्तों, तो मैं रेड पेन से आपको बना के दिखा रहा हूं, रेड पेन से बना के दिखा रहा हूं। जैसे ये वेनेजुला कंट्री है दोस्तों, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया कि कैसे पहचानना है अगर ब्लैंक मैप हो, और आपको यहां पर ये दिखेगा, देखिए आप अपने ऊपर इधर पे देखिएगा तो यहां पर आपको लेक मराकाइबो दिखेगा। मेरा तो छोटा सा दोस्तों बना है मगर आपको दिखेगा। आप जब इधर देखेंगे यहां पर आपको लेक मराकाइबो एक दिखेगा बड़ा सा, ठीक है। आप अपने मैप में, अब जहां पे आपके पास होगा साउथ कॉन्टिनेंट का जो मैप है, एटलस है, उसमें देखेंगे। हमें अलग से होगा साउथ कॉन्टिनेंट अलग, और कहां पर देखेंगे दोस्तों, पॉलिटिकल वाले में ही देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आपको ये भी नहीं समझ में आएगा तो पॉलिटिकल कौन सा होता है, देखिए मेरे तो मैं दोस्तों 84 नंबर पर पेज पर है, ठीक है। मुझे तो पेज भी याद है क्योंकि मैंने इतनी बार, देखो जैसे कि ये देखो, ये दोस्तों जहां पर हरी घास भूरे भूरे ये दिखेगा, ये हमेशा समझ लेना ये कौन सा होगा, ये किसी भी कॉन्टिनेंट का फिजिकल पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे घास पड़ेंगे, झीलें पड़ेंगे, यही। और इसका पॉलिटिकल कहाँ पर होगा, जहां पर कोई देश बने होंगे, देखो देश बने हैं उसकी राजधानी, ये पॉलिटिकल होता है। तो अब इसको पॉलिटिकल में देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये देखिए कोले पर है, ये वेनेजुला है, और यहाँ पर देखिए ये आपको देखो लेक मराकाइबो दिख रहा होगा, और ये समुद्र के किनारे ही, ठीक है। तो आपको दिख गए हुए लेक मराकाइबो। चलिए अब नेक्स्ट लेक लिखेंगे दोस्तों,
अब नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये लिख लिया होगा आपने। चलिए, जैसा मैं लिखाते जाऊं बस वैसा ही आपको बनाते चलना है। नेक्स्ट लेक लिखेंगे दोस्तों लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका बहुत इंपॉर्टेंट लेक है दोस्तों, लेक टिटिकाका लिखेंगे दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट लेक है दोस्तों लेक टिटिकाका, इसको दूसरी नंबर लेक है, पहली नंबर वो थी, ये दूसरी नंबर लेक या टिटिकाका झील लिख लेंगे आप लोग जो भी हिंदी में, टिटिकाका, ठीक है, लेक टिटिकाका, CC, लेक टिटिकाका, ठीक है, लेक टिटिकाका, TITICACA, टिटिकाका। इंग्लिश हिंदी में देखो, लेक मतलब झील होता है और टिटिकाका ऐसे, टिटिकाका, टिटिकाका, ठीक है, लेक टिटिकाका ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी देखो सबसे पहले जानेंगे कहां पर है, ये कौन कौन से कंट्रीज में है। तो कंट्रीज की अगर हम बात करें, यहां पे 2 कंट्री है, कंट्री, तो दोस्तों यहां पर 2 कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है, तो दोस्तों एक तो दोस्तों ये बोलीविया है, बोलीविया है, दूसरा प्लस करके लिखेंगे, दूसरा दोस्तों पेरू। ये कहां पर है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये कहां पर है, पेरू, दूसरा पेरू, दूसरा जो कंट्री है, यानी ये जो है ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है। ये जो लेक टिटिकाका है ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है। कहां पर है तो देखिए, अब एटलस में देखेंगे, थोड़ा सा एटलस में देखेंगे यहां पे जहां पे मैं रेड कलर बना रहा हूं, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर आपको ये दिखेगा पेरू एवं दोस्तों बोलीविया बॉर्डर पे आपको दिखेगी। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, यहां पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखाया बोलीविया प्लस पेरू, क्योंकि कोई भी मान लो दोनों देश देगा तो दोनों में लिखना है, और कोई एक देश, दोनों में से कोई एक देश देगा तो दोनों में से कोई एक सही रहेगा, या तो दोनों को साथ में देगा तो भी सही होगा, या अलग अलग देगा तो भी, कोई भी एक इनमें से रहेगा तो भी उसको सही मानना है आपको, क्योंकि ये बॉर्डर में है, ये पेरू एवं बोलीविया के बॉर्डर पर है। और ये क्या है दोस्तों, यह दोस्तों विश्व की सबसे ऊंचाई, या विश्व की सबसे है ना, या ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ठीक है। यह क्या है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित यह सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, यानी नेविगेशन झील है, नौकायान झील है। नेविगेशन झील जो है यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ठीक है। यह विश्व की है दोस्तों, यह विश्व की, या लिख लीजिएगा इसके आगे यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील। नौकायान मतलब नेविगेशन, यहां पर जो नेविगेशन जो नाव चलाने वाला है वो वाली दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखना है, कहां पर है ये पूछे गए क्वेश्चन है तो आपको पढ़ा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, और इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। पहली बात तो ये पेरू एवं बोलीविया पर है, दूसरा यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ठीक है। नेविगेशन इसको बोलते हैं, नेविगेशन लेक है, ठीक है, इंग्लिश वाले जान लेंगे, नेविगेशन झील होता है ना, ऊंचाई मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों दूसरी ये भी याद हो गई, और आपको मैंने दिखा भी दिया लोकेशन कहां पर है। तीसरी जो दोस्तों लेक है, आप तीसरी लेक लिखेंगे, ठीक है। तीसरी लेक जो है लेक पूपो, इसकी सिर्फ आपको देश जानना है, ये किस देश पर है। तो ये दोस्तों ये कहां पर है, ये भी दोस्तों कहां पर है, तो ये बोलीविया में, बोलीविया में, ठीक है। ये बोलीविया कंट्री में है, बोलीविया, ठीक है। बोलीविया हिंदी में दोस्तों कैसे लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, बोलीविया, ठीक है, बोलीविया ये कंट्री है। हिंदी इंग्लिश वाले में कोई दिक्कत है, नाम का मैंने बताया, नाम का नाम ही रहेगा, और जब आपको पेपर आता है तो दोनों तरफ रहता है, ठीक है। तो बोलीविया, लेक पूपो कहां पर है, तो बोलीविया में। अब दोस्तों चौथी जो लेक है, चौथी एक और इसमें देखो, ठीक है, ये कहां पर है, बोलीविया का, देखिए ये बोलीविया है दोस्तों, मैं रेड कलर से बना के दिखा रहा हूं आपको। ये जैसे ये बोलीविया है, तो ये बोलीविया का दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, इस जगह पर ये लेक मिलेगी आपको, लेक पूपो बनी हुई रहेगी, आराम से देखना आप इसको, पॉलिटिकल वाले में देखना, इसको पॉलिटिकल वाले मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेक पूपो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो पेरू में दोस्तों लेक टिटिकाका बोलीविया में मिलेगी एक आपको, और पेरू के बॉर्डर पे, और दूसरा लेक पूपो मिलेगी बोलीविया पे, ठीक है। जो और चौथी जो लेक है दोस्तों, चौथी लेक है लेगोस
लेगोस डोस पेटोस, अजीब नाम है, सोच रहे होगा, लेगोस डोस पेटोस। ठीक है, लेगोस डोस पेटोस ये कहां पर है दोस्तों? ये आपको मिल जाएगी मेरे बच्चों ब्राजील में, ब्राजील में मिलेगी। कहां पर? ब्राजील में। ये ब्राजील कहां पर है? यहां पर है, कंट्री देखेंगे, कंट्री यहां पर। कहां पर? लेगोस डोस पेटोस। ये भी दोस्तों क्या है? ये भी एक लेगून झील है, और ये है कहां पर? तो देखेंगे, ये दोस्तों आपको यहां पर मिलेगी। ये आपको बच्चों, ये मेरे बच्चों यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर आपको मिलेगी। इस तरीके का आपको बनी हुई देखना, किनारे में बनेगी, मिलेगी, देखना नीचे पर, यहां पर आपको मिलेगी। कौन सी? लेगोस डोस पेटोस। रियो डी जेनेरिया के जस्ट ऊपर, मैंने आपको रियो डी जेनेरिया प्लेस से पढ़ाया है ब्राजील में, जब पढ़ोगे तो वहां पर मिल जाएगी। तो लेगोस डोस पेटोस कहां पर है? ब्राजील में। तो आपको इस कॉन्टिनेंट में 4 ही झील पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है यही, आपसे इससे ज्यादा इसको झील में नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहली आपको मैंने पढ़ा है लेक माराकाइबो, मेरे साथ बोलेंगे, किस कंट्री में है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है, फिर मैंने उसमें क्या फैक्ट और पढ़ाया? तो मैंने बताया ये विश्व की, ये क्या है? दक्षिणी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक, ये चीज आपको फैक्ट याद रखना था। फिर और वो मैंने आपको बताया वो लेगून झील है। फिर मैंने आपको लेक टिटिकाका पढ़ाया, ये दोस्तों कहाँ है? पेरू एवं बोलीविया के बॉर्डर पर है, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। फिर मैंने आपको थर्ड लेक पढ़ाया दोस्तों, लेक पूपो, और ये कहां पर है? तो ये दोस्तों बोलीविया में है। चौथा मैंने पढ़ा है लेगोस डोस पेटोस, ये कहां पर है? ये ब्राजील में है, और ये है दोस्तों यहां पर बॉर्डर पे आपको मिलेगी ब्राजील के। ये 4 लेक्स आपको याद रखनी है, मैंने रिवीजन भी करा दिया है और मैंने आपको आराम से पढ़ा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 4 देश की लेक हो गई। ठीक, इसको फटाक से आप लोग ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको इसको मिटाल रहा हूं, अब मैं आपको शुरू करूंगा। अब लेक्स होगा इससे कंप्लीट, इससे ज्यादा लेक्स वेक्स नहीं पढ़ना, इसमें ज्यादा लेक हैं भी नहीं ना, इसमें ज्यादा लेक आपको मिलेंगे भी नहीं। जो लेक इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं अभी तक दोस्तों। लेक माराकाइबो और लेक टिटिकाका के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि ये 2 जो लेक बचे हुए हैं, पेटोस और दोस्तों कौन सा? ये वाला, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी किसी भी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, उन सब में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने को, देखने को, और बहुत आराम से मजे सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, अब इसमें क्या और देखेंगे? हम लोग लेक्स पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डेजर्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेजर्ट यानी मरुस्थल जो है, इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल है उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट 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 डेजर्ट यानी महत्वपूर्ण मरुस्थल, इंपॉर्टेंट डेजर्ट या कह लीजिए महत्वपूर्ण डेजर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो डेजर्ट है, इसमें पहला जो डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट है वो कौन सा है? तो देखोगे दोस्तों, वो है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा। ठीक है दोस्तों, अटाकामा डेजर्ट कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको मिलेगा सिर्फ कंट्री आप आराम से अपने डैश इसके आगे ऐसे डैश लगाकर लिख लीजिएगा। कहां पर है ये दोस्तों अटाकामा डेजर्ट जो है ये आपको चिली में मिलेगा। चिली पर कहां मिलेगा? ये मिलेगा चिली यहां पर आपको मिलेगा। ये इस तरीके, देखिए अब मैं यहां पे जहां रेड कलर का बना रहा हूं इस तरीके से आपको ये फैला हुआ मिलेगा। ऐसे रेड कलर का जहां मैंने बनाया आपको इस तरीके से मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। अब अपने कहां देखेंगे? अब इसको पॉलिटिकल में नहीं देखेंगे, आपको इसको फिजिकल में देखेंगे। जो इस तरीके का जो पहाड़ी वाला इलाका है यहां पर आप देखेंगे। आप जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें देखना, इस वाले मैप में। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का, ये देखिए फिजिकल यहां लिखा होगा यहां पर, तो ये देखिए यहां पर आपको अटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको एक अरिका प्लेस पढ़ाया था। अरिका क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, यानी विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है वो। कौन सा? अरिका। कहां पढ़ाया था? चिली में। मैंने आपको पॉलिटिकल में पढ़ाया था, ये जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या है? ये अटाकामा डेजर्ट है। कहां पर है अटाकामा डेजर्ट? तो चिली में है, चिली में है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों डेजर्ट हो गया। दूसरा दोस्तों, दूसरा डेजर्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, पैटागोनियन डेजर्ट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और ये है कहां पर दोस्तों? तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसको मैं, इसमें 2-3 चीजें लिखनी है।
तो इसमें ऐसे करके लिखा दे रहा हूँ। पैटागोनियन डेजर्ट जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पहली चीज तो ये किस कंट्री में है, तो ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना 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 अर्जेंटीना, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, बड़ा आसान है यार, हिंदी इंग्लिश में कोई चक्कर टंटो में मत पड़ो वरना परेशान हो जाओगे। अर्जेंटीना, एन कहीं मंडी यहाँ पर है, अर्जेंटीना, ठीक है। सेकंड ये क्या है, ये दोस्तों रेन शैडो डेजर्ट है, रेन शैडो डेजर्ट है। अब ये कैसा रेन शैडो डेजर्ट है, तो मैं आपको जब फिजिकल पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे लिख लीजिए, इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट, रेन शैडो डेजर्ट, रेन शैडो डेजर्ट, है ना। रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण है, का उदाहरण है, रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण है, यानी, ठीक है, रेन शैडो यानी अनावृष्टि मरुस्थलीय का उदाहरण है, यानी इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो डेजर्ट, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो डेजर्ट, ठीक है, रेन शैडो डेजर्ट। अब ये कैसे बनता है तो दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी दोस्तों मत पूछिएगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा, इसमें कुछ अलग से मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर बस आप इतना इसको देखो, यहां पर आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी, बस सीधे याद करते चलना है और थोड़ा समझते चलना है। ये रेन शैडो डेजर्ट का एग्जांपल है, वो क्यों है तो मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और उसमें मरुस्थल पढ़ाऊंगा, तब वहां पे मैं तरह तरह के रेन शैडो और भी प्रकार के मैं आपको मरुस्थल पढ़ाऊंगा और वहां पर मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी मुझसे इसकी उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी अगर बताने लगूंगा तो फिर मैं इस टॉपिक से भटक कर कहीं और चला जाऊंगा, फिर आपको दोस्तों प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आप अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी छोटी छोटी चीजें जान रहे हैं, तो अभी पहले उन्हीं को जान लीजिए, ठीक है। तो इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट, ठीक है। ये रेन शैडो डेजर्ट इसलिए होता है क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर दोस्तों क्या होता है, एंडीज पर्वत होता है। ये एंडीज पर्वत दोस्तों क्या होता है, वेनेजुएला से ऐसे प्रारंभ होता है। आप देखेंगे, आप अपने फिजिकल वाले पार्ट में देखेंगे तो जो ब्राउन कलर का ऐसे दिख रहा होगा आपको, यहां से लेकर पूरा यहां तक का आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, जो ब्राउन कलर का जो शेप होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो माउंटेन्स के होते हैं। वो हमेशा जहां भी आपको ब्राउन कलर का दिखे तो उसका मतलब है ब्राउन, वो क्या है, माउंटेन है। और जहां पर आपको ग्रीन दिखे तो वो मतलब घास के मैदान, इसको पहचानना होता है मैप में आपको। जहां पर भी ब्राउन कलर के जो शेप दिख रहे हैं, जो ब्राउन कलर का ये दिख रहा है मैप में, वो आपको दोस्तों यहां से इस तरीके, वो आपको एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत के दोस्तों यहां पर आपको देखेगा, ये यहां पर इस जगह पर आपको देखो, यहां पर देखो आपको लिखा होगा पैटागोनियन डेजर्ट, इस तरीके से लिखा होगा, यहां पर होगा ये आपको, ठीक है, इस तरीके अर्जेंटीना में है इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए देखो यहां पर माउंटेन होता है, तो यहां से दोस्तों क्या होती है, हवाएं चलती और इस माउंटेन से टकराकर इधर ही वर्षा करा देती और इधर वर्षा नहीं हो पाती। इसी वजह से ये क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, मरुस्थलीय रह जाता है। बस इतना समझ लो। देखो जैसे ये दोस्तों क्या है, एंडीज पर्वत है, थोड़ा जम समझ लो। और यहां पर दोस्तों क्या है, ये मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है, तो ये अटाकामा मरुस्थल। क्यों बना, तो देखो यहां से हवाएं चलती हैं इस तरीके से, और ये हवाएं दोस्तों आती इधर टकराती हैं और ये क्या करती है, उड़ती हैं, यहीं बादल बनाती हैं और यही एंडीज के इस वाले भाग में वर्षा करा देती, लेकिन इधर वर्षा नहीं होती। और इसी वजह से ये क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, मरुस्थलीय रह जाता है। बस थोड़ा सा इतना जान लीजिए, थोड़ा सा इतना जान लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब वो क्यों, थोड़ा सा और बाद में जान लेंगे, अभी थोड़ा इतना समझ गए क्यों, तो थोड़ा सा आप इसको समझ गए होंगे, अब आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण है, ठीक है, रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण, इसको इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा मेरे मित्रों, मैं जितना बोल रहा हूं आपको बस वैसा ही लिखते चलना है, रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण। देखो ठीक है, बस आपको इसमें 2 डेजर्ट पढ़ने हैं, इस कॉन्टिनेंट में मात्र आपको 2 डेजर्ट पढ़ने हैं, ठीक है। याद रखना है कि 2 डेजर्ट, पहला दोस्तों अटाकामा डेजर्ट दोस्तों कहां पर, चिली में है, और पैटागोनियन डेजर्ट दोस्तों अर्जेंटीना में है, और रेन शैडो डेजर्ट का उदाहरण है, और ये एंडीज पर्वत के उधर पर है, इसी वजह से, ठीक है। अभी हम लोग पर्वत बाद देखेंगे, ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग देख लिए डेजर्ट भी देख लिए, इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बात करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट भी सीखते चल जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको ज्यादा डीप में ना ले जाकर मैं थोड़ा सा आपको बस जो जरूरत है यहां पर उसको बता सकूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड। अभी हम लोग दोस्तों दक्षिण अमेरिका ही पढ़ रहे हैं, अब उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब दोस्तों क्या होता है, घास के मैदान, इंग्लिश में, हिंदी यहां लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण घास के मैदान,
हिंदी लिख लीजिएगा हिंदी वाले दोस्तों, महत्वपूर्ण घास के मैदान, सारा कुछ क्लियर हो है ना। हाँ, महत्वपूर्ण घास के मैदान, महत्वपूर्ण घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान। क्योंकि आपने कई पेपर में देखा होगा, कई पेपर आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे घास के मैदान दिए रहते हैं। एक तरफ घास के मैदान के नाम दिए होते हैं, दूसरी तरफ उनके देश नाम दिए होते हैं। तो कौन सा होता है मैचिंग, है ना, फॉलोइंग मैचिंग वाला होता है। मैच द फॉलोइंग में यह आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और कई बार तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मान लो पूछ लेगा पैम्पोस ग्रासलैंड कहां पर है, तो ये आपसे पूछेगा किस कंट्री में है, तो ये आपसे डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आए कई पेपरों में। और आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। और ये कि इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। देखो मैं बताता हूं, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरीके से आते हैं। दो तरीके से कैसे आते हैं, तो एक तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मान लो कोई घास का मैदान दिया होगा या कोई ग्रासलैंड का नाम दिया होगा। मान लो मैं ले लेता हूं पैम्पोस ग्रासलैंड ले ले रहा हूं मैं, क्योंकि अभी पढ़ाने जा रहा हूं यहां, तो मैं मान लेता हूं, नाम ले लेता हूं पैम्पोस ग्रासलैंड। एक तो आपसे पूछा जाएगा पैम्पोस ग्रासलैंड किस देश में स्थित है, तो आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बता देंगे अर्जेंटीना में, आपको कोई दिक्कत नहीं, पैम्पोस ग्रासलैंड अर्जेंटीना ग्रास, ठीक है। ये तो दोस्तों एक तो ये तो पहला चरण है इस क्वेश्चन का, ये पहला चरण। दूसरा थोड़ा टफ पूछना होगा, उसको थोड़ा सा टफ करना होगा पेपर इस क्वेश्चन को, या थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा ये पूछ लेगा पैम्पोस ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में स्थित है। अब भैया दिक्कत आ गई, हाँ यहां देश तक पूछा तो हम तो सीना चौड़ा तान करके कैसे खड़े थे, पूछ के दिखाओ हम बताएंगे, पूछ के दिखाओ हम बताएंगे। लेकिन उसने कहा ठीक है बच्चा, क्योंकि भाई जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो लेने वाले, वो तुमसे ज्यादा चालाक होते हैं, वो जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ कंट्री याद कर ली होगी, ये अपना सीना चौड़ा करके आ रहे होंगे पेपर देने, आओ बेटा वही बताते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पूछ लेते हैं जो पैम्पोस घास का मैदान है ये किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। अब भैया माथा पीट रहे, हम तो अभी तक सिर्फ देश से पढ़ रहे थे, अब ये क्या चक्कर है। तो ई चक्कर है दोस्तों, क्योंकि ये इसके दो तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे बने, किस टॉपिक में किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको सीधे सीधे मेरे साथ साथ बस खाली जुड़े रहना है, बने रहना है। तो देखो आपसे वर्ल्ड के, देखो वर्ल्ड में दो तरीके घास के मैदान पाए जाएंगे, दो तरीके, कौन कौन से, देखो समझो, वर्ल्ड में दो तरीके घास के मैदान जान लो पहले, बस थोड़ा सा मैं आपको इसको, हालांकि मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, मैं अगर यहां भी जरूर, दो तरीके के होते हैं घास के मैदान वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दो तरीके घास के मैदान, कैसे कैसे देखेंगे, दो ही तरीके का पूछा जाता है। देखो पहला होता है दोस्तों ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा, अब मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा। ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, और दूसरा होता है टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड। हिंदी में क्या होता है, तो अभी हिंदी में भी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रासलैंड देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड एंड टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड। देखो ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड कहां होते हैं, देखो मेरी बात को सुनेंगे, हम जानते हैं विश्व में, देखो हम जानते हैं कि जैसे अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, देखो इसको देखो, इसको देखो, मेरी बात को सुनेंगे आप, बस मेरी बात को सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात को सुनेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है। ये क्या होता है दोस्तों, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ये दोस्तों क्या हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, सब लोग जानते हैं, मैं पिछली कई क्लास से पढ़ाता आ रहा हूं, और जिसको नहीं पता बस यहां सुन ले। दोस्तों ये अर्थ है, अर्थ पर कुछ इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखाएं खींची गई, क्यों, क्योंकि अर्थ को नापने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए। तो यहां पर दोस्तों क्या हुई, ये क्या हुई, जैसे यहां पर इस तरीके जो लाइनें खींची थी उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और कुछ इस तरीके की लाइनें खींची होती है उसको लॉन्गिट्यूड। ये अभी मत जानिए, इनकी जरूरत नहीं है अभी, तो इनको मत जानिए। तो ये दोस्तों क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ये क्या करता है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसके ऊपर वालों को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर इसी ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी, 6, इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से ये जो होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर यानी इसको इक्वेटर बोलते हैं। तीन नाम है इसके, इसका क्या नाम है, इसको या तो कर्क रेखा बोलते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। और इसी तरीके से यहां पर भी एक 23.5 डिग्री होती है जो साउथ होती है, 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों, साउथ बोला, ये नॉर्थ गोलार्ध है, इसको नॉर्थ बोल दिया। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा नहीं, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। अब आप जानेंगे, देखो 0 ये 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां से देखो, मैं जो रेड कलर इसको बनाने जा रहा हूं, देखो
ये जो मैं रेड कलर से इसको जो क्षेत्र बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये यहां से लेकर ये यहां तक का पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है ना, इसको बोलते हैं, ये यहां पर जो इसमें इस वाले क्षेत्र में दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट पाई, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये जो होता है ये ट्रॉपिकल, ये दोस्तों ट्रॉपिकल जोन होता है, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसीलिए यहां पर पाई जाने वाली जो जलवायु होती है इसको ट्रॉपिकल टाइप जलवायु बोलते हैं, ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल टाइप क्या होगा दोस्तों, क्लाइमेट। यहां पर ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। ठीक है, अब वो क्यों पाई जाती है बस इसको मत देखिए, अभी बस इतना जानिए। और इससे ऊपर जितना भी क्षेत्र है, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, इसके ऊपर का जितना भी ये जो है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया, ये यहां पर दोस्तों किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर दोस्तों जलवायु पाई जाती है टेम्परेट टाइप की जलवायु, टेम्परेट हो गई, पोलर हो गई, लेकिन आपको टेम्परेट समझना है, क्योंकि टेम्परेट तक का ग्रासलैंड पूछा जाता है, उससे ऊपर ग्रासलैंड नहीं, हमको वहां मिलते भी नहीं, तो पूछे भी नहीं जाते। तो यहां पर 23.5 डिग्री से इधर की जो जितनी जलवायु, इसको टेम्परेट टाइप की क्या होती है, देखो इससे और भी होती है, पोलर टाइप क्लाइमेट होती है, लेकिन पोलर हमको नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि हमको ग्रासलैंड दो ही टाइप के पढ़े जाते हैं। तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, टेम्परेट टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। तो अब देखिए, जो 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री पर जितने भी ग्रासलैंड होंगे वो किस तरह के ग्रासलैंड हो गए, तो वो ट्रॉपिकल टाइप के ग्रासलैंड होंगे। और इससे ऊपर के जो भी जितने भी टाइप के ग्रासलैंड होंगे वो कैसे होंगे, वो टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड। अब हमारे पास समस्या यह होगी कि कौन सा देश दोस्तों, देखो अब इन तीनों रेखाओं के बीच में, ये जो 3 रेखाएं मैंने बनाई, इन तीनों रेखाओं के बीच में कोई भी देश होगा और उसमें कोई भी घास का मैदान पाया जाएगा, तो हमेशा वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड होगा। और इससे ऊपर वाले देशों में, उससे ऊपर की रेखा पर स्थित जो देश होंगे उनमें हमेशा टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड होंगे। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे इंडिया में जो है घास का मैदान तो पाया ही नहीं जाता, घास का मैदान तो नहीं है, तो जैसे इंडिया 23.5, अब देखो मैं बताता हूं, देखो यहां पर देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री दोस्तों क्या है, ये यहां पर इस तरीके से गुजरती है, यहां पर इस तरीके से गुजरती है यहां, ठीक है। और यहां पर इसके जो 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री जो साउथ है वो यहां पर दोस्तों 0 डिग्री है, और यहां पर दोस्तों मैं ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूं 23.5 डिग्री साउथ गुजर रही है, 23.5 डिग्री साउथ, यानी दोस्तों मकर रेखा गुजर रही है, ठीक है। और अब इससे ऊपर जो होगा, इससे ऊपर देखेंगे इधर इससे ऊपर यहां पर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे। अब देखिए इसके इस कॉन्टिनेंट में देखिए कौन सा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र दोस्तों, इसका जो नॉर्थ वाला पूरा क्षेत्र है, ये कहां पर आ रहा है, ये ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट में आ रहा है। तो यानी अब इन देशों में, यानी पराग्वे ले लीजिए, बोलीविया ले लीजिए, पेरू ले लीजिए, इक्वाडोर ले लीजिए, कोलंबिया ले लीजिए, वेनेजुएला या ब्राजील है, ठीक है, इन सब देशों में अगर कोई भी ग्रासलैंड पाया जाएगा, इन सब देशों में कोई भी ग्रासलैंड पाया जाएगा, वो कैसा होगा, वो ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड होगा। अब आपको यहां नहीं याद रखना, बस आपको कंट्री याद रखनी कि कौन सी कंट्री किस में आती है, और आपको बस थोड़ा मैप में थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ ये रेखा यहां से गुजर रही, तो इसके आसपास के क्षेत्र कौन से होंगे, बस एक्यूरेट एकदम याद करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, बस ये जानिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्रासलैंड में 2 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कंट्री पूछा जा सकता है, दूसरा उसके टाइप पूछा जा सकता है। अब हम लोग करेंगे शुरू, ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। मैंने अब आपको बहुत सारी चीजें, देखो ये सब चीजें फिजिकल पार्ट की होती हैं, लेकिन थोड़ा समझेंगे तभी तो आप जानेंगे। इसको मैं वर्ल्ड मैप में भी बना के दिखाता, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं, चलिए बना के दिखाऊंगा, कल बनाऊंगा, आज थोड़ा रहने दीजिए, आज यहीं पे लिख लीजिए पहले, तो मैं आपको कल इसको बना दूंगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझ गए जो समझाना था मेरा। तो अब लिखिए, पहला जो ग्रासलैंड है वो है दोस्तों पैम्पोस, ठीक है, पैम्पोस, ठीक है, पहला जो ग्रासलैंड है वो पैम्पास ग्रासलैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला ये देश कौन सा है, तो ये दोस्तों किस देश है, पैम्पास ग्रासलैंड, ठीक है, पैम्पास ग्रासलैंड ये कहां पर है, ये दोस्तों ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। दूसरा है किस टाइप का, तो आप देखिए अर्जेंटीना दोस्तों कहां पर है, अर्जेंटीना देखिए, ये अर्जेंटीना के इस जगह पर है, देखिए यहां पर है आपके अर्जेंटीना के यहां पर। अब ये देखिए खुद ही बताएंगे आप, ये 23.5 डिग्री यहां से गुजर रही और इसके नीचे के क्षेत्र में ये है, तो ये कैसा हो गया, तो ये टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ जोन पता होगा, ठीक है, आपको बस लोकेशन याद रहनी कि हाँ ये कौन से देश
किस क्लाइमेट के अंदर आता है, बस आपको जान लेंगे, ठीक है। और यूरोप में जितने भी, आपको एक चीज देखें, यूरोप में जितने भी ग्रासलैंड पाए जाएंगे, ठीक है, जितने भी ग्रासलैंड पाए जाएंगे वो सब टेम्परेट है। उत्तरी अमेरिका में जितने भी ग्रासलैंड पाए जाएंगे वो सब कैसे हैं, वो सब कैसे हैं, वो सब कैसे हैं, वो आपको मिलेंगे टेम्परेट, क्योंकि वो सब पूरा क्षेत्र जो है वो टेम्परेट इलाके में आता है। बड़ी आसान सी बात है। तो ये दोस्तों कैसा हो जाएगा, इट इज है ना, कैसा हो जाएगा ये दोस्तों, टेम्परेट। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण प्रकार का ग्रासलैंड है, शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है ये, टेम्परेट टाइप, टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है या घास का मैदान है, ग्रासलैंड है या घास का मैदान, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है या टेम्परेट या शीतोष्ण, ऐसे हिंदी में देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको हमेशा याद रहे, शीतोष्ण प्रकार का, शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है, ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेम्पोस याद रखना है, पेम्पास, सॉरी पेम्पोस नहीं, पेम्पास ग्रासलैंड दोस्तों है अर्जेंटीना में, कैसा है, तो ये दोस्तों टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है, ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट और आपको याद रखना है, एक फैक्ट और, यहां पर दोस्तों एक घास मिलती है, एक यहां पर घास मिलती है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्फा अल्फा नामक घास किस मैदान में मिलती है, तो यहां पर दोस्तों अल्फा अल्फा नाम की एक घास, और पूछा भी गया है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा दोस्तों क्या है, घास का मैदान है, घास है, यानी ये घास है दोस्तों, जिसको जो कहां मिलती है, पेम्पोस मैदान पे मिलती है, ठीक है। क्या लिखना है, अल्फा अल्फा नाम की, लिखेंगे अल्फा अल्फा नाम की घास मिलती है, अल्फा अल्फा नाम की घास मिलती है, यानी ग्रॉस, ग्रास बोलते हैं इसको, ग्रास मतलब घास है ना, अल्फा अल्फा नाम की घास मिलती है, कहां मिलती है, तो पेम्पोस ग्रासलैंड में, ठीक है, याद रखना इसको, ये अल्फा अल्फा क्या है, तो दोस्तों ये घास है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस घास को खाकर दोस्तों भैंसें बहुत मोटी हो जाती हैं, ठीक है, इस घास को खाकर, और इसीलिए देखो अर्जेंटीना या जो गाय है, यहाँ की जो गाय है, सॉरी भैंस नहीं, जो गाय है यहाँ की आपको बहुत तगड़ी मिलती है, क्योंकि इस घास को खाकर दोस्तों वो बहुत तगड़ी हो जाती है, ठीक है, तो अल्फा अल्फा नाम की घास की मैदान मिलती है, ठीक, ये पेम्पोस ग्रासलैंड में, इसको याद रखना है, लिख लिया ना, अल्फा अल्फा नाम की घास मिलती, पूरा लिखना है वरना भूल जाएंगे, घास है नाम इसका, घास, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों 3 फैक्ट इसमें आपको याद रखना है, किस प्रकार का, किस देश में, और क्या मिलता है यहां पर, ये दोस्तों हो गया पेम्पोस ग्रासलैंड। नेक्स्ट दोस्तों अब हम जानेंगे नेक्स्ट दूसरे में दोस्तों हम 3 आपको एक साथ लिखेंगे, 2 के बाद 3 और एक 4, ये 3 आपको याद रखना है, कैसे है तो अभी आपको बताऊंगा। पहला दोस्तों कटिंगोस ग्रासलैंड, ठीक है, सेराडोस ग्रासलैंड, थर्ड जो है वो है कैम्पोस ग्रासलैंड, ये तीनों एक ही जैसे, एक याद रखिएगा, ठीक है, ये एक ही कंट्री में है और आपको ये मैप में मिल जाएगा, ठीक है, मैप में कहाँ मिलेगा, देखिए मैप में आपको इस तरीके से तीनों नाम लिखे हुए मिलेंगे, देखिएगा आप मिल जाएंगे आपको तीनों नाम इस तरीके से, ऊपर लिखा होगा कटिंगोस ग्रासलैंड, ठीक है, कटिंगास GA है, सॉरी कटिंगास ग्रासलैंड, सेराडोस ग्रासलैंड, और तीसरा होगा दोस्तों कैम्पोस ग्रासलैंड, ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है, वो पेम्पास था और ये कैम्पोस है, याद रखिएगा। देखो कैसे याद रखेंगे, तो C1 C2 C3 ये तीनों जो है, C1 देखो C से ये भी है, C से ये भी है, C2, तो C1 C2 C3 तीनों जो है वो कहां पर हैं, तो ये दोस्तों कहां पर है, तो ये ब्राजील में, ये कहां पर है, ब्राजील में है, ब्राजील में देखेंगे यहां पर, ये ब्राजील में है, कहां पर, कौन से C1 C2 C3 यानी कटिंगास सेराडोस कैम्पोस, जो ग्रास के मैदान, घास के जो मैदान है, ये कहां पर है, ये ब्राजील में। अब देखिए ब्राजील में है, और ब्राजील देखिए किस प्रकार की जलवायु में आता है, अब आप खुद ही बताएंगे, तो ये 23.5 डिग्री के साउथ में है, देखिए साउथ में ऊपर है, नॉर्थ में, तो ये मैंने क्या बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उस कैसा क्या होता है, उस कटिबंध, यानी ये कैसा हो गया, जल ये कैसे घास के मैदान है, ये कैसे घास के मैदान है, आपके पास देखो पेज के सामने जगह होगा, तो यहाँ पे ब्राजील नाम लिख लेंगे और इसके आगे कहीं पर और इस तरीके से बना लेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रॉपिकल टाइप के घास के मैदान है, ट्रॉपिकल टाइप के घास के
घास के मैदान है, यानी उष्ण कटिबंधीय, ऐसे लिखना होगा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ऐसे लिखा होगा उष्ण कटिबंधीय, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको हिंदी में भी याद है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास के मैदान है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल टाइप के घास के मैदान है, ठीक, आराम से आप लोग लिख लेंगे। देखो यहां पर ब्राजील लिख लीजिएगा, ऊपर जो जगह बची है ऊपर यहां पर इस तरीके से बनाया पूरा, तो यहां पर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा घास के मैदान है, कैसे, ट्रॉपिकल टाइप के घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास के मैदान है, बस सिंपल। तो कटिंगास, सेराडोस और कैंपोस, कटिंगास 3 बार बोलेंगे, कटिंगास, सेराडोस और कैंपोस, C1 C2 C3, C1 C2 C3 तीनों जो है ब्राजील में है, तीनों जो है ट्रॉपिकल टाइप के ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, ठीक है। कटिंगास ग्रासलैंड, सेराडोस ग्रासलैंड, कैंपोस ग्रासलैंड, ठीक है, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पांचवा दोस्तों, पांचवा ग्रासलैंड जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे, पांचवा जो है वो है लानोस, LANO, लानोस, डबल एल है, ठीक है, ये डबल एल है, LANO, लानोस ग्रासलैंड, लानोस ग्रासलैंड, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लानोस, इसको ऐसे लिख ले, लानोस मैदान, ठीक है, लानोस। ये कहां पर मिलेगा आपको, तो ये दोस्तों आपको वेनेजुएला में मिलेगा, ठीक है, ये आपको दोस्तों कहां मिलेगा, तो ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा। किस कंट्री में है ये लानोस ग्रासलैंड दोस्तों, ये वेनेजुएला में। अब आप मुझे बताइए वेनेजुएला है कहां पर, वेनेजुएला आप मुझे बताइए किस एरिया में आ रहा है, तो अब आपको मुझे नहीं बताना पड़ेगा ट्रॉपिकल है कि ये कौन सा है, तो आप खुद ही जान लेंगे, ये 3.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 3.5 डिग्री, यानी इसके बीच में ये वेनेजुएला है, तो ये कैसा हो गया ग्रासलैंड, ये कैसा ग्रासलैंड हो गया, ये ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड हो गया। बड़े आराम से आप सीख जाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में। ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड है, ठीक है। लानोस ग्रासलैंड दोस्तों है वेनेजुएला में है और किस प्रकार का है, तो ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड। कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किस प्रकार का, बस आपको एक चीज याद रखना है कि किस जोन में आ रहा है, बस उसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये हो गया हमारे ग्रासलैंड। हमने 5 ग्रासलैंड पढ़े, पहला कौन सा, पैम्पोस, दूसरा C1 C2 C3, 3 पढ़े हमने कौन से, कटिंगास, सेराडोस, कैंपोस, तीनों ब्राजील में, तीनों ट्रॉपिकल टाइप को। पहला वाला कहां था, टेम्परेट टाइप का, शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर पढ़ा हमने लानोस, कहां पर, तो वेनेजुएला में, किस प्रकार का है, तो ट्रॉपिकल टाइप का। आराम से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस आराम से आपको लिखते चलना। और बस आपको क्या करना है, अब जितना मैंने आज पढ़ाया मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, इससे आगे कल हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक चीज जान लें कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो पढ़ने में मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्त हैं जो भी आपके जानने वाले उन तक जरूर पहुंचाएं और उनको बताएं कि दोस्तों इसको एक बार जरूर देखें, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको लिए मैं दोस्तों देखो, जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूं जो चीज लेकर, जैसे मैं पिछली मैंने सीरीज इंडियन ज्योग्राफी की शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि जब तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं होता तब तक दूसरा कुछ नहीं कराऊंगा और पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर करूंगा। मैंने पूरा इंडियन ज्योग्राफी, अब वैसे ही जब तक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म नहीं होता और पूरा एक एक चीज पढ़ाऊंगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, पूरा कवर करेंगे, कहीं आपको भागना नहीं पड़ेगी, आज हमने आधा करा दिया फिर दूसरी चीज पढ़ाने लगे, नहीं ऐसा नहीं, मैं जो कराता हूं वो कंप्लीट कराता हूं, ये मैं प्रॉमिस है। क्योंकि बच्चों, मैं समझता हूं कि बच्चों की क्या होता है, दिक्कत होता है, किसी के साथ वो जुड़ जाता है बेचारा, वो क्या करेंगे 10-15 दिन, एक दिन वनडे ज्योग्राफी लेकर आएंगे, करा देंगे और फिर इसके बाद आधा टॉपिक पढ़ाएंगे और फिर आपके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे कुछ और लेकर आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, बीच बच्चे की जो मझधार वो बीच में फंस जाती है, अब उसको मजबूरी में फिर से और कहीं और से पढ़ना पड़ता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जो भी चीज लेकर आता हूं उसको पूरा कंप्लीट कराता हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।